नमस्कार दोस्तों। युद्ध सिर्फ यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन तबाही रशिया तक में मच रही है। रशिया की आम जनता का हाल बेहाल है। रशियन करेंसी रूबल पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से नीचे गिरी है कि रशिया में एटीएम्स के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। बैंकों के पास कैश नहीं है जनता को देने के लिए। लोगों ने फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को होर्ड करना शुरू कर दिया है। जल्दी से जाकर खरीद रहे हैं वो, क्योंकि वो इकलौती ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत नहीं जाएगी। क्योंकि लोगों का मेहनत से कमाया पैसा अपनी वैल्यू लूज करने लग रहा है। हजारों रशियन लोग अपनी तनख्वाह नहीं ले पा रहे हैं जो बाहर के देशों से डील करते थे। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को अब डर है कि रशिया की हालत वेनेजुएला जैसी ना हो जाए। रशिया में ऐसा क्यों होने लग रहा है? जब भी कोई देश किसी युद्ध पर जाता है, उस देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, उस देश के आम लोगों पर क्या असर पड़ता है, यह एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत कम लोग बात करते हैं। यह वीडियो आपकी आंखें खोलकर रख देगा, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज के जमाने में एक सुपर पावर देश पर क्या बीतती है जब वो देश एक युद्ध पर जाता है, इवन दो वो युद्ध उस देश के अंदर ना हो रहा हो। आइए समझते हैं। The sanctions from the West are already having a major impact on Russia's economy. रूबल में 30% की गिरावट देखी जा रही है। So people are worried about their income. Microsoft, Apple, Samsung, HP, and Intel all stopping new sales. At McDonald's, final orders. It's suspending business in Russia. All Western businesses are shutting down. Everyone who can is leaving. Will be left isolated. Netflix has pulled out. TikTok won't allow new posts by Russian users. The ruble worth less than a penny. सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाया गया है कि पहले 4 दिन में रशिया को $7 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा इस युद्ध को छेड़ने का। अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ पहले 4 दिन था। अब जैसे जैसे ये युद्ध आगे चलता जा रहा है, सेम स्टडी ने एस्टिमेट लगाया है कि धीरे धीरे इसकी कॉस्ट प्रतिदिन $20 बिलियन क्रॉस कर सकती है रशिया के लिए। यानी हर दिन रशिया को $20 बिलियन स्पेंड करने पड़ रहे हैं इस जंग को लड़ने के लिए। इतना तो सिर्फ डायरेक्ट खर्चा है जो रशियन सरकार उठा रही है, रशियन टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर रही है इस युद्ध को छेड़ने के लिए। लेकिन यह तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब एक एक करके सुनो कि बाकी दुनिया के रिस्पॉन्स की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। 33 कंट्रीज ने अपनी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है रशियन एयरप्लेन्स के लिए। यानी रशियन विमान उन देशों की एयर स्पेस में एंटर करने अलाउड नहीं है। इसमें यूएसए, कनाडा और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडेड है। नतीजा क्या हुआ? एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग करीब 1,50,000 से ज्यादा रशियन टूरिस्ट थे बाहर के देशों में, अपने देश से बाहर घूमने गए हुए थे। अब उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो रहा है। एयरबस और बोइंग, 2 सबसे बड़ी कंपनीज है दुनिया में जो एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं, एरोप्लेन्स को बनाती हैं। इन्होंने कहा है ये अपने स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देंगे अब रशिया में, रशियन एयरलाइंस को, और अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर देंगे रशिया में। तो आने वाले टाइम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दुनिया में किसी के लिए भी रशिया में फ्लाई करना या रशिया से बाहर फ्लाई करना। आगे सुनो, जो बड़ी बड़ी क्लोथिंग कंपनीज हैं या जूतों के ब्रांड्स हैं जैसे कि H&M या प्यूमा, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं रशिया में। BMW, फोल्क्सवागन, मर्सिडीज, जैगुआर, टोयोटा और होंडा, जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, इन्होंने कहा है कि अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे अब रशिया में। और रशिया में जो इनके ऑपरेशंस हो रहे थे, जो प्रोडक्शन हो रही थी गाड़ियों की, वो भी इन्होंने बंद कर दी। इकिया, बहुत बड़ी फर्नीचर की कंपनी, स्वीडिश कंपनी, इन्होंने अपने सारे स्टोर्स बंद कर दिए रशिया में। एयरबीएनबी ट्रैवलर्स के लिए बहुत यूजफुल होता था, इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। नेटफ्लिक्स ने कह दिया है कि अब रशियन यूजर्स के लिए नए अकाउंट्स में साइन अप करना इम्पॉसिबल, बंद हो चुका है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अपने प्रोडक्ट्स को रशिया में बेचना बंद कर देंगे। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है, सैमसंग ने भी कहा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अब रशिया में शिप नहीं करेंगे। इमेजिन करके देखो, ये वो सारी ग्लोबल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स, जिनकी सर्विसेज हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अब एकदम से रशियन लोगों के लिए ये सब बंद हो गया। जो बड़े बड़े ऑयल जाइंट्स हैं जैसे कि बीपी और एक्सॉन मोबाइल, इनका रिस्पॉन्स भी सिमिलर सा ही रहा है। बीपी ने कहा है कि वो अपना 19% स्टेक रशियन स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनी से डंप कर देगा। यानी जो बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी वापस खींच रही हैं रशिया से। और जो बाकी फॉरेन कंपनी सोच रही थी कि वो रशिया में इन्वेस्ट करेंगी कुछ पैसा, बिल्कुल उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। इन सारी चीजों से एक देश की इकोनॉमी पर, देश में आए पैसे पर बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा फुटबॉल की 2 सबसे पावरफुल बॉडीज, फीफा और यूएफा, इन्होंने फैसला लिया है कि रशियन टीम को सस्पेंड कर दिया जाएगा सारे इंटरनेशनल सॉकर इवेंट से। यानी फीफा के वर्ल्ड कप में अब रशिया की टीम नहीं खेलेगी। फॉर्मूला 1 रेसिंग, रशिया में ग्रैंड प्रिक्स होने वाली थी इसकी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। वीजा और मास्टर कार्ड, 2 सबसे बड़े पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क्स दुनिया के, इनके द्वारा मिलियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों कंपनीज ने फैसला किया है कि रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर देंगे। रशिया में 74% पेमेंट ट्रांजैक्शन सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू होती थी,
अब नहीं हो पाएंगी। इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर कंपनीज जो होती थी, रेमेटली और वाइज, इन दोनों ने भी अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे जिन रशियन बैंक से अगेंस्ट सैंक्शन लगाया गया है, उनके लिए अब ये भी काम करना बंद कर चुके हैं। लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में पेमेंट करना तक बहुत मुश्किल काम बन गया है, इसलिए लोग एटीएम्स के बाहर भागे थे कैश निकालने के लिए। और आप जानते ही क्या होगा जब ढेर सारे लोग एक साथ कैश निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने बैंक्स के बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में बताया था कि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता, अगर हर कोई एक समय पर आकर सारा कैश निकालना चाहेगा तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो बैंक रन इस चीज को कहा जाता है और यही चीज होने लग रही है रशिया में। एटीएम्स के पास कैश खत्म हो रहा है और लोग बड़े डेस्परेट हैं। यह सब होता देखकर किसी भी देश का स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेगा। इसी रीजन से रशिया ने अपने स्टॉक मार्केट को एक हफ्ते से बंद रख रखा है। जब से रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तब से रशिया का स्टॉक मार्केट बंद पड़ा है, इसी डर से कि जब वो खोलेंगे तो बहुत बुरा क्रैश उन्हें देखने को मिलेगा। तो अभी तक उन्होंने खोला ही नहीं है। वैसे स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा जैक हार्टली की स्किल शेयर पर ये स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स की क्लास। बहुत ही बढ़िया क्लास है, को शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भी बेसिक नॉलेज होती है। स्किल शेयर को अगर आप नहीं जानते, ये एक बढ़िया ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर आप हजारों क्लासेस ले सकते हैं ढेर सारे टॉपिक्स में, जैसे कि गार्डनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, डू इट योरसेल्फ डेकोर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारी क्लासेस को क्यूरेट किया जाता है इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा अपनी फील्ड में। मैं पर्सनली भी स्किल शेयर का इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि मैंने प्रोडक्टिविटी क्लासेस ली हैं अली अब्दाल की, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे पर्सनली। टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद करी इन्होंने। और कई इंडियन क्रिएटर्स के द्वारा भी क्लासेस दी जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि एलिसिया सूजा की इलस्ट्रेशन क्लास, एकता चौधरी की गार्डनिंग क्लास, और ये सारी क्लासेस एड फ्री हैं। आप इनकी पूरी लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस को एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। स्किल शेयर के एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है लेस देन 1800 रुपीज पर ईयर, यानी महीने के 150 रुपीज से भी कम। इससे ज्यादा का तो एक फूड ऑर्डर आ जाता है आपका ऑनलाइन जो फूड ऑर्डर कराते हो। और क्योंकि स्किल शेयर को इस वीडियो ने स्पॉन्सर किया, आप में से पहले 1000 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उन्हें 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा स्किल शेयर इस्तेमाल करने का। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिए। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिन्होंने फैसला लिया अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का रशिया से। कंपनीज थी, लेकिन इसके अलावा सरकारों ने भी एक्शंस लिए हैं रशिया के खिलाफ। सरकारों ने सैंक्शंस डिक्लेयर की है रशिया के अगेंस्ट। सैंक्शंस का मोटे मोटे तौर पर मतलब होता है कोई पेनल्टी या पनिशमेंट देना किसी दूसरे देश को, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है या फिर वो बड़े एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। ये पनिशमेंट्स बड़े ही अलग अलग तरीकों से दी जा सकती हैं एक देश के अगेंस्ट, लेकिन मोस्टली ये इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं। एक देश की इकोनॉमी को टारगेट करती हैं, उसे अटैक करती हैं। तो एक बहुत बड़ी सैंक्शन जो कि आज के दिन रशिया पर लगाई गई है वो है स्विफ्ट ब्लॉक। रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया है। क्या है ये स्विफ्ट सिस्टम? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा पेमेंट्स का सिस्टम है जो इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाता है 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। 200 से ज्यादा देश दुनिया भर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट हर बड़े देश का सेंट्रल बैंक इस स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, यूएसए, जापान, इंडिया, चाइना, जो नाम ले लो यहां पर। लेकिन स्विफ्ट सिस्टम अपने आप में पैसे को मूव नहीं करता, ये बस कम्युनिकेट करता है कि पैसे को यहां से यहां मूव करना है। तो इसे बेसिकली आप एसएमएस समझ सकते हो या एफबी मैसेंजर की तरह समझ सकते हो पेमेंट ट्रांसफर का। ये इंस्ट्रक्शंस बताता है एक बैंक को कि दूसरे बैंक में मुझे इतना पैसा ट्रांसफर करना है, यहां ट्रांसफर करना है। इसीलिए हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है, आप जानते ही होंगे शायद से। और ये स्विफ्ट कोड 11 डिजिट्स का होता है। इन 11 कैरेक्टर्स में से पहले 4 बताते हैं बैंक का नाम क्या है, अगले 2 बताते हैं कंट्री कोड क्या है, उसके अगले 2 बताते हैं कि लोकेशन कोड क्या है, और आखिरी 3 बताते हैं कि बैंक की कौन सी ब्रांच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका ब्रांच कोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई की दिल्ली में जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड है SBIN, IN कंट्री कोड हो गया इंडिया का, BB लोकेशन कोड, और 104 ब्रांच कोड। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्विफ्ट कोड एक बैंक का पोस्ट कोड समझ लो। अगर आपको अपने SBI बैंक से अपने किसी अमेरिकन दोस्त को अमेरिका के बैंक में पैसे भेजने हैं तो आप उसके अकाउंट नंबर के अलावा उसके बैंक का स्विफ्ट कोड भी लिखोगे, और यहां पर जब आप पैसे भेजोगे तो स्विफ्ट का काम होगा कम्युनिकेट करना उस बैंक को कि यहां पर पैसे भेजे जा रहे हैं, यहां से इतने पैसे भेजे जा रहे हैं। अब अगर रशियन बैंकों को स्विफ्ट से कट ऑफ कर दिया गया है, इसका मतलब यह है कि रशियन बैंक इंटरनेशनली अब ना तो पैसे कहीं से ले सकते हैं,
ना कहीं पर पैसे भेज सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि रशिया पहली कंट्री नहीं है जिसके साथ ऐसा किया गया हो। इससे पहले ईरान को भी ब्लॉक किया गया है स्विफ्ट एक्सेस से। नतीजा यह हुआ था कि ईरान ने अपनी 1/3 फॉरेन ट्रेड लूज कर दी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रशिया इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, रशिया पर लाइटर लेवल्स ऑफ स्विफ्ट सैंक्शंस लगाए गए थे और तभी से ही रशिया ने अपना एक डोमेस्टिक मैसेजिंग सिस्टम पेमेंट्स के लिए बनाना शुरू कर दिया था। तो शॉर्ट टर्म में एक बहुत बुरा असर पड़ेगा इस चीज का, लेकिन लॉन्ग टर्म में रशिया कोई ना कोई अपना तरीका निकाल लेगा, बना लेगा अपना पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। अब एक और बड़ा उदाहरण सैंक्शंस का है, रशिया के सेंट्रल बैंक के एसेट्स को फ्रीज कर देना। असल में बात क्या है, हर देश के सेंट्रल बैंक के पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जिन्हें कहा जाता है। इसका बेसिकली मतलब है कि बैंकों के पास कुछ पैसा होता है फॉरेन करेंसीज में। फॉरेक्स रिजर्व्स रखने के पीछे रीजन होता है कि बाहर के देशों को पेमेंट करनी होती है किसी चीज के लिए, या कोई भी ग्लोबल ट्रेड होती है, उसके लिए रिजर्व्स मेंटेन रखने जरूरी होते हैं। तो हर देश की तरह रशिया का सेंट्रल बैंक अपने पास यूएस डॉलर के रिजर्व्स रखता है, कुछ पैसा अपने पास यूएस डॉलर की करेंसी में रखता है। अमेरिका और बाकी देशों ने इन्हीं डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, कहा है कि तुम्हारे पास ये जो भी रिजर्व का पैसा है हम इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो तुम्हारे पास ये जो पैसा है ये वेस्ट है। और इसकी कीमत $630 बिलियन है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बड़ा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग तरीका है सैंक्शन करने का। जो पुतिन है, पुतिन के दोस्त हैं और जो रशियन बिलियनियर्स हैं, वो कुछ चीजें ओन करते होंगे जो रशिया के बाहर है। उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी रशिया के बाहर फॉरेन देशों में, प्राइवेट एयरप्लेन्स ओन करते होंगे, बड़ी बड़ी यॉट्स ओन करते होंगे। तो यूएस और बाकी देशों ने फैसला किया कि इनके ये जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हो गई या ये बड़े बड़े प्राइवेट प्लेन्स हो गए, इन्हें जब्त कर लिया जाए, सीज कर लिया जाए इन्हें। इसका एक स्पेसिफिक उदाहरण बताऊं तो इगोर सेचिन नाम के एक रशियन ओलिगार्क हैं, उनकी $120 मिलियन की एक सुपर यॉट थी, बहुत ही लग्जरी बोट कह लो इसे। फ्रांस की सरकार ने इसे सीज कर दिया है, इनकी यॉट को अपने पास लेकर रख लिया। खबर में यह भी आया था कि एक $600 मिलियन की एक सुपर यॉट थी रशियन बिलियनियर उस्मानोव की, उसे जर्मन सरकार ने सीज कर लिया था, लेकिन ये खबर बाद में झूठी निकली थी। लेकिन इसी डर में जो रशियन बिलियनियर्स हैं वो अपनी यॉट्स को लेकर ऐसे देशों में अब जा रहे हैं जहां पर ये वेस्टर्न सरकारें पहुंच ना सके उन्हें सीज करने के लिए, जैसे कि मिडिल ईस्ट या फिर मालदीव्स में। खबर के अनुसार कम से कम 5 सुपर यॉट्स रशियन बिलियनियर्स की मालदीव्स देश में पाई गई थी। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी ये लोग ओन करते हैं बाहर के देशों में, उन्हें सीज कर लिया जा रहा है। इन पर फ्लाइट बैन लगाया जा रहा है। जो रशियन ओलिगार्क्स हैं, इन्हें कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा रशिया के बाहर। ये सब करने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है कि पुतिन पर प्रेशर डाला जा सके इस जंग को रोकने के लिए। जब इन ओलिगार्क्स को टारगेट किया जाएगा, रशियन बिलियनियर्स को टारगेट किया जाएगा, जिनके इशारों पर लोगों को लगता है कि पुतिन नाचते हैं, तो हो सकता है कि ये कन्विंस कर सके पुतिन को इस युद्ध को रोकने के लिए। एक चीज जो बहुत मुश्किल रही है कट ऑफ करनी वेस्टर्न देशों के लिए रशिया से, वो रही है ऑयल एंड गैस, क्योंकि यूरोपियन देशों के लिए ऑलमोस्ट 1/3 उनकी जो गैस सप्लाई आती है वो रशिया से आती है। वो रशिया से गैस लेते हैं और अगर उसे कट ऑफ कर देंगे तो बहुत तेजी से यूरोपियन देशों में गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और गैस आएगी कहां से फिर। लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अप्रूवल को सस्पेंड कर दिया। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो बन चुकी है लेकिन अभी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग गैस डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर, उसे कैसे हटाया जाए, इसकी काफी कोशिश करी जा रही है। यहां पर अमेरिका सामने आकर कह रहा है कि हमारे पास बहुत से ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं जो हम यूरोप को दे देंगे अब, ताकि यूरोप अपनी डिपेंडेंस कट कर सके रशिया से। लेकिन एनीवेज, जो भी मैंने आपको पहले बताया, इस सब का नतीजा क्या हो रहा है? ये सारे इतने हार्श मेजर्स हैं कि रशिया की जो करेंसी है, रशियन रूबल, वो इतनी तेजी से नीचे गिर रही है, आप यकीन नहीं कर सकते। साल 2012 में $1 30 रशियन रूबल्स के बराबर था। साल 2022 के शुरू में $1 70 रशियन रूबल्स के आसपास था। लेकिन अब जब से ये जंग छेड़ी गई है, आज के दिन $1 150 रशियन रूबल्स क्रॉस करने को हो रहा है। इतनी तेजी से इनकी करेंसी की वैल्यू लूज होने लग रही है, यानी लोगों ने जितना भी पैसा कमा रखा है उसकी कीमत खत्म होती जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों को हाइपर इन्फ्लेशन का यहां पर डर है। इसके अलावा लोग यहां पर बेसिक पेमेंट सिस्टम्स नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लोग कैश निकालना चाह रहे हैं बैंकों से, कैश नहीं निकाल पा रहे। बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है रशिया की आम जनता पर इससे। तो लोग करे तो करे क्या? यहां पर लोगों ने क्या किया कि सुपरमार्केट्स में जाकर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए, उन्हें खरीदना चालू कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही है।
उनके पास जो बैंकों में पड़ा पैसा है उसकी तो वैल्यू लूज हो जा रही है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू इतनी तेजी से नीचे गिर रही है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद के अपने पास घर पर रख लेंगे तो उनकी कीमत नीचे नहीं जाएगी, कम से कम वो बाहर के देशों में जाकर उतनी ही कीमत पर बेचे जा सकते हैं। तो लोगों ने ये करना चालू कर दिया। आने वाले टाइम में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एक आम रशियन आदमी का, वो नीचे गिरेगा। बहुत से लोग पॉवर्टी में धकेले जाएंगे इसकी वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। ये उन सब लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है जिन्हें लगता है कि युद्ध पर जाना एक देश के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। यहां पर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, युद्ध यूक्रेन में होने लग रहा है, लेकिन कीमत यहां पर एक आम रशियन इंसान चुका रहा है अपने पैसे से। अब अगर आपको समझना है कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में होती कैसे इन चीजों की वजह से, तो ये इन्फ्लेशन वाला वीडियो जरूर जाकर देखिए। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि इन्फ्लेशन कैसे काम करती है, क्यों एग्जैक्टली होती है। यहां क्लिक करके आप सिंपली उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।